स्टूडेंट्स, आइए अब हम ये जानते हैं नाउ सिंस व्हेन वी नो कि हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अब हमें सेकंड पार्ट की तरफ जाना है जिसमें हम थर्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। इस थर्मो रेगुलेशन में हम ये जानेंगे कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी हमें रेगुलर करने के लिए क्या करती है, नॉर्मल करने के लिए क्या करती है, और दूसरे हाथ पे जब हमें सर्दी लगती है हमारी बॉडी क्या चेंजेस लेकर आती है। हम इस वीडियो में स्किन का स्ट्रक्चर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्लेट पे स्विच करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर शुरू किया हुआ है और कल मैंने आपको बड़े ही उम्दा अंदाज में बहुत ही कमाल ये चीज़ें समझाई, जिसमें हमने आपको ये बताया कि थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, होम्योस्टेसिस ओवरऑल क्या चीज़ है, नेगेटिव फीडबैक किसे कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद मैंने आपको जो एग्जांपल दी दैट वाज एग्जांपल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हमने नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की वेरिएशन को डिस्कस किया। आप पिछली वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। हम बेटे आज आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और वो है थर्मो रेगुलेशन। ना सिर्फ कि हम आज थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको ख़त्म करके साथ साथ आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमें इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर की मेंटेनेंस। रेगुलेटर का वर्ड आपने सुना होगा, ये पंखे का ये पंखे का रेगुलेटर होता है। ये पंखे का रेगुलेटर जो होता है, ये क्या करता है कि आप इससे पंखे को तेज भी कर सकते हैं, आहिस्ता भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन, राइट। हमें भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अगर ये ज्यादा हो जाए तो घटाना पड़ता है और अगर ये कम हो जाए तो बढ़ाना पड़ता है। हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज थर्मो रेगुलेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में एक फर्क ये होता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को या अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट कर लेते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो उस गर्मी को अपने बॉडी टेम्परेचर का हिस्सा नहीं बनने देते, बल्कि वो ऐसे मैकेनिज्म इन्वॉल्व करते हैं कि उनको गर्मी ना लगे। अगर बाहर बहुत ठंड है तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा नहीं होने देते, बल्कि वो ऐसे मैकेनिज्म यूज करते हैं जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाए। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को इन एनी केस हाइबरनेट होना पड़ता है। उनको, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, ये बड़ी एग्जांपल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, ये सारी सर्दियों के मौसम में सोते रहते हैं और जब फीजेबल टेम्परेचर आता है, सूटेबल टेम्परेचर आता है तो ये निकल आते हैं। और आम तौर पर इनकी हाइडिंग नेचर भी इसलिए होती है, जब टेम्परेचर फीजिबल हो भी जाए तभी जाहिर है जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तब क्या करेंगे, सो दे कीप ऑन हाइडिंग देमसेल्व्स, ये छुपते रहते हैं, छुप के रहते हैं। हम आज थर्मो रेगुलेशन के अंदर सबसे पहले बेटे स्किन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और हम आपकी स्किन स्ट्रक्चर में आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। हम जो चीज़ें आपको स्किन स्ट्रक्चर के अंदर पढ़नी है वो क्या क्या है। सबसे पहले आपको स्किन की डिफरेंट लेयर्स के बारे में जानना है, लेकिन इसमें एग्जाम में आपसे कोई बंदा इस लेयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि इस लेयर का क्या नाम है, इस लेयर का क्या नाम है। उसके बाद बेटे हम आपकी स्किन में आपकी नर्व्स या न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आपके ब्लड वेजल्स की बात करेंगे। उसके बाद वी गोइंग टू टॉक अबाउट sebaceous gland. We will talk about hair erector muscle. We will talk about sweat gland. I will also talk about adipose tissues. हमें इन सब के काम पता होने चाहिए कि इनमें कौन कौन क्या क्या काम कर रहा होता है, इनमें कौन कौन क्या क्या काम कर रहा होता है, हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए अब हम आपके स्किन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दोबारा से और फिर उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्किन के स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों
सबसे ऊपर आपके पास जो लेयर है, कल मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या नाम था, इसका नाम था आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर। इस आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर में डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और यही आपकी स्किन को कदरे वाटर प्रूफ भी बना रहे होते हैं। और इन डेड सेल्स का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी, आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव ना हो जाए चीज़ों को लेके। उसके बाद बेटे दूसरे नंबर पर जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड मिडल लेयर। इसको मिडल ग्रैनुलर लेयर भी बोला जाता है। और कल की क्लास में हम ये भी बात कर चुके हैं कि जो थर्ड लेयर है बेटे, यहाँ पर जो तीसरी लेयर मौजूद है, इट इज कॉल्ड इनर मोस्ट मैल्फिगियन लेयर। और बेटे इस इनर मोस्ट मैल्फिगियन लेयर के अंदर ही वो मशहूर पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। और प्लस यही वो लेयर है जहां मैक्सिमम सेल डिवीजन होती है, जहां मैक्सिमम सेल डिवीजन होती है। बहुत ज़्यादा माइटोसिस यहाँ हो रही होती है। ठीक है जी। ये पूरी की पूरी जो 3 लेयर्स हैं बेटे, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और इसके बाद जो हम यहाँ से ऑनवर्ड अब लेयर डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तक इस पार्ट को बेटे हम बोलेंगे डर्मिस। डर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस। अभी अगली लेयर में क्या क्या चीज, एपिडर्मिस में 3 लेयर्स आ गई जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि यहाँ से लाइव सेल्स डेड होते होते पहले मिडल और उसके बाद अपर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर में चले जाते हैं। डर्मिस में बेटे हम सबसे पहले एक चीज ड्रॉ करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज योर हेयर पैपिला। बाल होता है यहाँ। जी हाँ, ये आपका एक बाल है। आपका ये जो बाल है ये एक्चुअली बन रहा होता है आपकी आउटर लेयर से, मगर ये फिक्स होता है आपकी इनर लेयर में, यानी डर्मिस में फिक्स होता है, लेकिन बन ये एक्चुअली ये जो ऊपर से 2 लेयर्स मैं नीचे लेके आया हूँ, आपकी इनर मोस्ट मिडल लेयर और जो इनर मोस्ट मैल्फिगियन लेयर है, ये उनसे एक्चुअली ये बाल बन रहा होता है। बट इस बाल की बेस पे आपको ब्लड वेजल्स मिलेंगे जिनमें से ब्लड गुजर रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स यहाँ से गुजर रहे होते हैं। सो दिस इज द ब्लड वेसल। और इस बाल के जंक्शन पे, इस बाल की बेस पे आपको एक न्यूरॉन भी मिलेगा, न्यूरॉन भी मिलेगा। अब जरा इनको साथ साथ लेबल करते जाते हैं क्या क्या चीजें हैं। दिस इज योर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड सप्लाई देना। और ब्लड का काम क्या होता है? फूड देना, न्यूट्रिएंट्स देना, और क्या देना? ऑक्सीजन। शाबाश, ऑक्सीजन देना। ये ऑक्सीजन और ये सब चीजें ब्लड ने देनी। ये आपके पास इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। इसीलिए अगर आप अपने बाल को कट कर दें, अगर आप अपने बाल को काट दें तो आपको दर्द नहीं होता, मगर अगर आपके बाल को खींचने की कोशिश की जाए तो आपको दर्द होती है। वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन। और आपके सर पे बालों का क्या फायदा है बताएं जरा। हम्म, गर्म रखते हैं। अच्छा, और क्या फायदा है? अगर आपके सर पे बाल हो और हम 50 न्यूटन की फोर्स से आपके सर पे कोई चीज मारे, देयर इज अ चांस कि आपका सर नहीं पटेगा। लेकिन अगर आपके सर पे बाल नहीं है
तो 5 न्यूटन की फोर्स से आपके सर को टैप किया जाए, आपका सर फटने के चांसेस ज़्यादा है। तो बाल आपके स्कल को सेफ भी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्कल को सेफ भी कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, यहीं साथ में एक ग्लैंड होता है, यस, इसको बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड। और ये सिबेशियस ग्लैंड एक मटेरियल को निकालता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिबेशियस ग्लैंड। और ये क्या रिलीज करता है? सीबम, एक ऑयली मटेरियल। अक्सर आपने फेस वॉश के इश्तिहारों में देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे करके स्किन बनाई होती है और कहते हैं कि ये जो फेस वॉश है ये आपकी त्वचा के अंदर से जाके ऑयल निकाल के बाहर लेके आएगा। ये झूठ है, ये कुछ नहीं ऐसा हो सकता। सेबेशियस ग्लैंड तक फेस वॉश नहीं जा सकता। और भेजना क्यों है? Sebaceous gland is there to produce sebum, which is important for our body. Why would you like to wash your sebaceous glands? कोई फायदा नहीं है इसका, राइट? तो आपने देखा है कि जो अल्कलाइन नेचर की चीजें होती हैं वो ऑयली चीजों के इम्पैक्ट को खत्म कर देती हैं। अल्कलाइन, ये जितने साबुन हैं सारे अल्कलाइन नेचर के क्यों हैं? बिकॉज हमारी स्किन पे तो ऑयल है। आप किसी दिन सरसों का तेल लें और उसको अपने हाथों पर लगा लें अच्छी तरह से, और उसके बाद साबुन से अपने हाथ धोएं, आपके हाथ बिल्कुल साफ हो जाएंगे। रूटीन में वैसे तेल उतरना हाथों से मुश्किल होता है। और उसके बाद, बल्कि आज ही जाके एक्सपेरिमेंट कर लें, आप अपने हाथ में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लें और उस कुकिंग ऑयल को ऐसे कर लें और उसके बाद साबुन से उस कुकिंग ऑयल को धोने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। और हम उल्टा उससे अपने खाने पका के अपनी बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो हाथों से नहीं उतरता। खैर, मैं यहाँ कुकिंग ऑयल्स के खिलाफ बातें करने नहीं आया। मैं तो आपको नेचुरल ऑयल डालना चाहिए, सरसों का तेल यूज करना चाहिए, कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए। ऑलिव ऑयल को कुक नहीं करते, ऑलिव ऑयल को तो कच्चा ही खाया था। ऑलिव ऑयल तो ड्रेसिंग्स में यूज होता है, ठीक है? तो नेचुरल ऑयल्स यूज करने चाहिए। खैर, तो इसके अलावा हमारे पास हमारे ये जो बाल होता है जिस जगह पर, इसके साथ ही बेटे एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर इरेक्टर मसल। लाइक दिस, हेयर इरेक्टर मसल। ये हमें हमारी बॉडी में गूज बम्प्स देता है जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई तिलावत सुन लेते हैं, कोई ऐसी चीज़, या हमें अपने मरने का ख्याल आ जाता है, या हम एकदम कोई रूहानी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, या डर जाते हैं, या कोई भी वजह होती है तो हमें गूज बम्प्स आ जाते हैं। तो ये हेयर इरेक्टर मसल हमें गूज बम्प्स दे रहा है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट? लेकिन जो दूसरे मैमल्स हैं उनकी बॉडी में, फर्ज कीजिए कि ये उनकी स्किन है, अगर हेयर इरेक्टर मसल्स इरेक्ट हो जाए यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और उनके सारे बाल खड़े हो जाएं, तो इससे क्या होता है? इससे उनको एक एयर इंसुलेशन मिलती है। क्या मिलती है? एयर इंसुलेशन। हमारी बॉडी पे बाल बहुत कम है, ठीक है जी, सो हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो ये जो एयर इंसुलेशन है ये उनको वार्म रखती है और इसी मैकेनिज्म के तहत हम इन जानवरों के बालों को यूज करते हैं because they have a capacity to make an air insulation layer. That's why we use wool. That's why we use such materials जो कि ये जानवर यूज कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो इनकी खाल से हम भी गर्म रहने का काम ले सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो उनकी बॉडी ने हीट को रेडिएट करना होता है वो हीट ट्रैप हो जाती है इसके अंदर और उनको कोजी और वार्म फील होता है। ये एक्चुअली हेयर इरेक्टर मसल का काम है। और ये कब करेगा? जब उन्हें ठंड लग रही होगी कि गर्मी लग रही होगी? ठंड लग रही होगी, राइट? वेरी गुड। अब बेटे, यहाँ ये जो हमने ब्लड वेजल्स की बात की थी, ये ब्लड वेजल्स भी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक फॉर्म ऐसी है जिसमें हमारा ये जो ब्लड वेजल है इसका ल्यूमेन बहुत ज़्यादा
ब्रॉड हो जाता है, इसका ल्यूमेन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, हम इसको बोलते हैं इट्स वेजो डायलेशन, वेजल डायलेट हो गया। और ये वेजो डायलेशन कब होती है? ऑन अ वार्म डे, गर्मी के दिन वेजो डायलेशन होती है। और अगर सर्दी का मौसम आ जाए बेटे, तो ये जो वेजल्स हैं ये ऐसे हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन, और ये होता है ऑन अ कोल्ड डे। इसका फायदा क्या होता है? अगर ये आपका स्किन सरफेस है, फर्स्ट कीजिए ये ब्लू कलर से मैं आपका स्किन सरफेस बना रहा हूं, जब वेजो डायलेशन होती है ना, तो ये ब्लड वेजल आपकी स्किन के बहुत पास आ जाता है, आपकी स्किन के बहुत पास आ जाता है, लिहाजा आसानी से एक तो हीट एस्केप होती है, दूसरे नंबर पर बताता हूं भी क्या होता है। और जब हम ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो ये ब्लड वेजल आपकी स्किन से बहुत दूर चले जाता है, बहुत दूर चले जाता है, लिहाजा इतनी आसानी से हीट एस्केप नहीं होती। हीट तो यहाँ है, मैक्सिमम यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, पास नहीं कर पाती इतनी आसानी से। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपके सामने एक ग्लैंड बनाता हूं, अ नॉट of blood vessels and a duct with a pore on their top, at their top. अब बेटा आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बताएं इसका नाम क्या है इस ग्लैंड का? स्वेट ग्लैंड। इस डक्ट का नाम क्या है? स्वेट डक्ट। और इस पोर का नाम क्या है? माशाल्लाह, माशाल्लाह, कभी सोचा भी नहीं था आप लोगों ने। तो जाहिर है कि स्वेट डक्ट है तो स्वेट ग्लैंड है, तो ये स्वेट से रिलेटेड चीजें होंगी, राइट? अब बेटे अब अगली बात वो सुने जो आपको नहीं पता। सर्दियों में पसीना नहीं आता, गर्मियों में, या सर्दी लगे तो पसीना नहीं, गर्मी में पसीना आ जाता है, क्यों? ये जो आपका ब्लड वेजल है, जब आपको जब आपका ये ब्लड वेजल कंस्ट्रिक्टेड होता है ना बेटे, तो ये आपके स्वेट ग्लैंड से भी दूर हो जाता है। इस फॉर्म में ये क्या है? कंस्ट्रिक्टेड। मेरी बात पर जरा ध्यान दें, छोड़ें, हाथ छोड़े एक दूसरे। जब ये ब्लड वेजल कंस्ट्रिक्टेड होता है बेटे, तो ये आपके स्वेट ग्लैंड से क्या हो जाता है? दूर। मगर अगर यही डायलेटेड हो, डायलेट कब होगा ये? ऑन अ वार्म डे और अ कोल्ड डे? वार्म डे। ये ले, डायलेट हो गया, इन कांटेक्ट आ गया, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया वो यहां से निकालता है पानी विद सॉल्ट्स। पसीने का टेस्ट क्या होता है बेटे? मीठा या खट्टा? ये कभी हो नहीं सकता बेटा, ये टेस्ट नहीं। आंसुओं का क्या टेस्ट होता है? पसीने का क्या टेस्ट होता है? तो फिर आप बेसिकली खुद क्या हैं? नमकीन है। अगर आपको कोई जानवर खाएगा तो उसको सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वेट में भी यूरिन होता है, तो मैंने अस्तगफिरुल्लाह, हमारे स्वेट में यूरिन नहीं होता, ना ही हमारे आंसुओं में यूरिन होता है। हमारे स्वेट में यूरिया होता है, आंसुओं में भी यूरिया होता है, प्लस सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स, ठीक है, ताकि इसको हाइपरटोनिक बना। अच्छा क्या? लिसन, अब क्या होता है बेटे कि यहां से ब्लड प्लाज्मा से वाटर निकलता है, और यहाँ से स्वेट डक्ट से होते होते होते, स्वेट पोर से होते होते हमारी स्किन के ऊपर हमारा ये स्वेट फैल जाता है। जैसे ही हमें ठंडी या गर्म हवा का झोंका मिलता है, तो ये स्वेट यहाँ से इवेपोरेट होता है, और जब ये इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है।
बिकॉज कूलिंग इफेक्ट होता है एवेपोरेशन से। आप अपने हाथ पे कभी स्पिरिट गिराएं या डिओड्रेंट गिराएं, आपको कूल फील होगा। आप डीओ लगाएं, आपको वो बोतल ठंडी महसूस होगी। आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं, जैसे ही आप टैंकी का ढक्कन खोलते हैं, पेट्रोल फिल कराते हैं, आपको टैंकी ठंडी ठंडी फील होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, दे हैव अ फास्टर कूलिंग इफेक्ट। पानी थोड़ा कम तेजी से इवेपोरेट होता है, राइट। अब बेटे जो मैं आपको बता रहा था ना कि क्या होता है स्किन के कांटेक्ट में, अब यहाँ से जो कूलिंग इफेक्ट आएगा, वो कूलिंग इफेक्ट बड़ी जल्दी आपके ब्लड में एंटर हो जाता है, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स डायलेट करके बिल्कुल पास आए हुए होते हैं, स्किन के बिल्कुल पास आए हुए होते हैं। इसलिए गर्मियों में आपको खुश्की नहीं होती कभी भी, गर्मियों में आपकी स्किन फ्रेश रहती है। सर्दियों में स्किन खुश्क हो जाती है, क्यों? ब्लड वेसल्स दूर चले जाते हैं और रूटीन में उतना पानी अवेलेबल नहीं रहता स्किन के सेल्स को, राइट। अब बेटे हमें ये पता होना चाहिए ऑन अ वार्म डे एंड ऑन अ कोल्ड डे क्या क्या होता है। ऑन अ वार्म डे हमें स्वेटिंग होती है, हमारे वेसल्स डायलेट कर जाते हैं और हमारे हेयर रिएक्टर मसल्स रिलैक्स रहते हैं। वैसे डायलिसिस में भी होती है ना कि वो जो टेम्परेचर ज्यादा हो गया बॉडी ब्लड का जी इसीलिए तो और ऑन अ कोल्ड डे आपको स्वेटिंग नहीं होती, आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और आपके हेयर इरेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी होंगे कभी नहीं, और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सब बच्चे पेन छोड़ें और अपने हाथों को ऐसे भगवान राम के सामने जब खड़े होते हैं उस सूरत में ऐसे हाथों को जोड़िए, जोड़िए बेटा जोड़ो, मुसलमान, मैं मुसलमान। अब आपने क्या करना है, जोर से दबाएं अपने हाथों को, और जब मैं कहूं 1 2 3 आपने अपने हाथों को जोर से रगड़ना शुरू कर देना, जोर से 1 2 3 गो, जोर से। ठंडा फील हो रहा है कि गर्म? करें जरा करें। ये साइंस तो आपके अंदर ही है बेटा, ठीक है। जब आप कांपते हैं, उस पत्ते वाली, जब आप कांपते हैं, व्हेन यू शिवर, जैसे आपके हाथों के रगड़ से, फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा हुई, हीट पैदा हुई, इसी तरह व्हेन यू शिवर तो आपके मसल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और आपका बॉडी टेम्परेचर अप होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवर का मतलब होता है कांपना, और थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, पैदा होना। तो शिवरिंग थर, इसीलिए आप जब कांपते हैं तो आपको बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों हम अब इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, आप बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं, अब आपके टेस्ट लेने का मजा आएगा इंशाल्लाह। ओवर बर्डन नहीं करेंगे मगर लेंगे जरूर। चले क्यों ना, अभी हमने स्किन पढ़ी है तो हम फौरी तौर पे आपसे स्किन के ही क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन देखिएगा बेटे, वो कहता है विच ऑफ दीज 4 मैकेनिज्म्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर इज स्लोएस्ट टू अकर। इनमें से कौन सी चीज जो बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन करती है स्लोएस्ट है। हाँ लेकिन एक मिनट, इससे पहले मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो बात करना हम भूल गए। यस, फैट की लेयर की बात करेंगे और एक और बात करेंगे। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, चले यहीं से देख लीजिए। ये देखिए, ये सबसे नीचे एक फैट की लेयर मौजूद है जिसको हम एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं, एडिपोज। ये इंसुलेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या करते हैं? इंसुलेशन का काम करते हैं, ये एक्स्ट्रा हीट को इंसुलेट करते हैं, राइट। अब यहां पर आपको ये जो रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये एक रिसेप्टर है जो यहां से बहुत दूर इस जगह पर मौजूद है, ये प्रेशर रिसेप्टर। ये क्या है? प्रेशर रिसेप्टर। और एक रिसेप्टर बिल्कुल यहाँ ऊपर मौजूद है, ये ऊपर टेम्परेचर को और किसी भी सेंसेशन को सेंस करता है। एक बार मुझे दांत की एक्सट्रैक्शन करवानी थी, तो वहाँ मुझे, मैं एक डेंटल हॉस्पिटल के ओपीडी में चले गया।
वहाँ यंग बच्चे भी होते हैं जो भी नए नए डॉक्टर बने हुए होते हैं। तो वहाँ एक जब मैं लेटा तो मेरी बारी आई तो एक लेडी डॉक्टर आ गई। तो मेरा दांत का केस थोड़ा क्रिटिकल था, तो मुझे 2-3 लोगों ने एग्जामिन किया, उन्होंने कहा तो कट लगेगा, स्टिचेस लगेंगे, फिर आपकी एक्सट्रैक्शन होगी, आसान नहीं है आपकी एक्सट्रैक्शन, आप ठहर रुकें, आप सीनियर डॉक्टर आएंगे उनसे हम पूछ के करेंगे। इतनी देर में एक पठान खातून, एक तो खातून ऊपर से पठान, वो आई, उन्होंने कहा आपका एक्सट्रैक्शन है। मैं कहा जी। लेटे। मैंने कहा नहीं, वो कह रहे थे कि सीनियर डॉक्टर, आप लेटे। मैं लेट गया। उसने चेक किया, उसका असिस्टेंट कहता है मैडम वो कह रहे थे कि कट लगा के कहे ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं वहाँ अजीब कंडीशन में, मरीज अजीब कंडीशन में होता है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैडम नहीं, वो सीनियर डॉक्टर से पूछ ले। कहती आप चुप कर जाएं, अभी हो जाएगा। लो जी, वो डॉक्टर साहिबा ने जनाब वाला मास्क पहना हुआ था, मैं उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता था कि गलत कोई ख़राब कर देती तो मैं किसको पूछता। बहरहाल उन्होंने उठते साथ ही मेरे दांत में 2 टीके लगाए जिससे वो सुन कर देते हैं। जब वो एक्सट्रैक्शन करने लगी तो कहती हैं कि भाई मेरी बात गौर से सुने, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेशर, एक होती है पेन। ठीक है। उनके हाथ में एक प्रोब था, उन्होंने इस प्रोब की बैक साइड मेरे कंधे पे लगाई, ऐसे जोर से जोर लगाया और कहा ये प्रेशर है। मैं कहा अच्छा। और उसकी उल्टी साइड थी शार्प, वो मेरे कंधे को लगाई, मैं ऐसे हो गया। कहती है ये पेन है, आपको प्रेशर फील होगा, आपको पेन फील नहीं होगी, आपने पैनिक नहीं होना। मैं कहा ओके। कहती है मुंह खोले। उसने जनाब, शेर की बच्ची ने ऐसे जनाब प्रोब डाला, और क्योंकि एक्सट्रैक्शन में जोर बड़ा लगता है, आप में से भी कई लोग डेंटिस्ट बनेंगे, ठीक है, तो कई लोग जब उधर जोर लगा रहे होते हैं नीचे से पाँव उठे होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। जनाबे वाला उसने कट लगाए बगैर मेरा दांत एक्सट्रैक्ट कर दिया। उसने कहा ये देख, मैंने कहा था ना कट के बगैर हो सकता है ये। मुझे उस दिन पता लगा ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको एक एनाल्जेसिक दिया, एनेस्थेटिक दिया जाता है, वो एनेस्थेटिक टारगेट करता है, या वो प्रेशर रिसेप्टर को टारगेट कर लेगा, या वो पेन रिसेप्टर को टारगेट कर लेगा, या वो आपके टेम्परेचर सेंसिंग रिसेप्टर को, वो सारे के सारे रिसेप्टर्स को टारगेट नहीं कर रहा होता। इसीलिए डिस्पाइट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एनेस्थेटिक, आपने कान से दवाए होंगे, ठीक है ना, तो उन्होंने पहले स्प्रे तो किया ना, ऐसे तो नहीं उन्होंने कर दिया, लेकिन स्प्रे करने के बावजूद आपको पेन क्यों फील होती है, या उस वक्त उसके बावजूद एकदम से आप क्यों क्यों कि प्रेशर रिसेप्टर्स वही होते हैं। जब प्रोब अंदर जाके प्रेशर रिसेप्टर को टैप करता है तो आप कहते हैं कि व्हाई एम आई फीलिंग दिस, व्हाई एम आई फीलिंग दिस, तो उस वक्त इंसान पैनिक होता है, अलग से पेन नहीं हो रही होती, ठीक है। अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसी कंडीशन में जाना पड़े जहां पर आपको कोई सुन करे, लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट बन गए, मुझे हुआ क्या था बेटा? नहीं पता चलता, पता चलता ही नहीं है। मेरे से बातें करें थे मैं उसके बाद इसको क्या हो गया है? विजडम टूथ मेरा आया ही नहीं बेटा, no wisdom tooth, but it has nothing to do with wisdom at all, so don't worry. डोंट वरी, आपका आईक्यू लेवल डाउन नहीं होगा इससे। अच्छा जी, अब बेटा आए जरा आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Which of these 4 mechanisms that lower the body temperature is the slowest to occur? Dilation of surface capillary, relaxation of hair erector muscle, secretion of sweat, या thinning of subcutaneous fat layer, फैट की थिनिंग बताएं, यानी आपका फैट कंज्यूम हो जाए, वो तो बहुत ही लेट होगा। तो क्या आंसर होगा बेटा इसके? इसका डी आंसर होगा। अगर उससे कम होता तो वो हाँ, अगर उससे कम, अगर डी ऑप्शन को निकाल दें, एक है डायलेशन ऑफ सरफेस कैपिलरी, एक है रिलैक्सेशन, और एक है सेक्रीशन ऑफ स्वेट। स्वेट सबसे स्लो आएगा, सबसे फास्ट क्या होगा? डायलेशन ऑफ सरफेस कैपिलरीज, उसके रिएक्शन में साथ ये दोनों चीज़ें भी हो रही होंगी। Which response to drop in a body temperature does not involve muscle contraction? Blood vessels narrowing, इसमें muscle contraction है। Hair standing up में muscle contraction है। Shivering में muscle contraction
है, और स्वेटिंग के रिड्यूस होने में मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं। द ग्राफ शोज द चेंजेस इन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग 2 आवर्स। एक पॉइंट के बाद यहां से उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो एक्स के ऊपर उसने क्या किया है बेटे, उसने क्या किया एक्स पे, उसने कोई शुगरी फूड खाई है, इसीलिए उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है। तो ए आंसर है। ठीक है जी। अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूं और यहां पर आकर लिख दूं y, और आपसे पूछूं कि y पे ऐसा क्या हुआ कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे ले गया, तो आप कहेंगे बी आंसर है। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस, ग्राफ में क्या चेंज करूंगे पता चल जाए इस बंदे को डायबिटीज है, क्या हो जाएगा, क्या, डायबिटीज के पेशेंट का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है, डिक्रीज नहीं होता सर बाई को एक्सटेंड कर देते है। बाई को एक्सटेंड कर वाई को आगे और एक्सटेंड कर देते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर ही जाता चला जा रहा है। और सर डी कैसे होता है डी, अ पर्सन स्टार्ट्स में फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा क्योंकि ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है। अगर आप, हाँ, अगर आप इंसुलिन नहीं लेना चाहते कोई पेशेंट और चाहता है कि मैं इसको मैनेज कर लूं, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज से मैनेज कर सकता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज इज बेटर बिकॉज उसमें वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, इंसुलिन में वो उसको स्टोर करता है। जी चीज लगाते हैं बालों पे, जी, वो क्या? वो उनका पैच होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकल सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और वो पैच उनकी स्किन के जरिए उनको इंसुलिन दे रहा होता है। When a person is cold, nerve impulses from hypothalamus cause the skin to reduce the rate of heat loss. What is the effect of these nerve impulses on hair erector muscle and on the arterioles near the skin surface? सीधी बात है, ठंडा है, क्या होगा बताएं। हेयर रिएक्टर मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और आर्टरियोल्स क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो ए आंसर, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन। What is meant by negative feedback? A change away from a set point, a change away from a set point causes a change back towards the set point. Yeah, a change away from the set point causes further away from the set point. Changes away from a set point are prevented. They are not prevented. Prevent हो तो change हो ही ना, तो D आंसर नहीं है। A change towards the set point, a change away from a set point causes a change back towards the set point. तो A आंसर है प्यारे बच्चों। A person walks from a room into a cold one. Which of these reactions occur first? सी क्या होगा, गर्म से ठंडे कमरे में गया है, सबसे पहले क्या होगा, कूलर ब्लड रीचेस द ब्रेन, या फिर कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे सबसे पहले, क्योंकि रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करेंगे तो वो दिमाग के जरिए आर्टरियोल्स को मैसेज देंगे ना, वहां पर रिसेप्टर्स की ऑप्शन नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्ड रिसेप्टर इन द स्किन आर स्टिमुलेटेड। Which structures are all involved in controlling human body temperature? अब आपको पता ही नहीं है कि सेरिबेलम का काम क्या है, सेरिबेलम का काम, इसीलिए आप ये अभी नहीं कर पाएंगे। जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर आप ये कर पाएंगे, छोड़ दे, अभी पता ही नहीं आप। The diagram shows the section through the skin. What happens if body temperature starts to fall below normal? Sweat gland क्या करेगा, stop secreting sweat and blood flow in blood vessel X क्या हो जाएगा, डिक्रीज के इंक्रीज, डिक्रीज बिकॉज वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो सी आंसर है। The diagram refers to the control of water concentration in the blood. Why is this a negative feedback system? बताएं, ये क्यों है नेगेटिव फीडबैक? चाहे चेंज पॉजिटिव हो चाहे चेंज नेगेटिव हो,
नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है उस चेंज को, तो क्या आंसर होगा इसका? डी होगा। इट रिवर्सेस एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड। ज्यादा हो जाए तो कम कर देता है, कम हो जाए तो ज्यादा कर देता है। एडीएच पढ़ा था ना हमने, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इफ यू हैव मोर वाटर इन योर ब्लड, वो ज्यादा यूरिनेशन करवाएगा। इफ यू हैव लेस वाटर, तो वो यूरिनेशन कम करेगा ताकि मेंटेन रह सके आपका ब्लड वाटर का लेवल। तो डी इज द आंसर। व्हाट हेल्प्स हीट रिटेंशन इन ह्यूमन बॉडी? बताएं जी। स्वेट ग्लैंड हीट रिटेन करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स हीट रिटेन करते हैं? नहीं करते। डायलेटेड स्किन ब्लड वेसल डायलेटेड रिटेन करेंगे? नहीं, वो लूज करेंगे। फैट इन एंड अंडर द स्किन रिटेन करेगा? यस। रिलैक्स्ड हेयर इरेक्टर मसल्स से फर्क नहीं पड़ता। What happens when the body temperature of a human is controlled? क्या होता है जी? Body temperature is made more different from the environmental temperature. Body temperature is made more different to the ideal body. Ideal से different क्यों करेंगे? More similar to environment, we don't need it. Made more similar to the ideal body temperature. ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा सा कोई क्वेश्चन पूछता हूँ। Which changes will occur when a person walks from a very cold room to a hot room? Sweating क्या हो जाएगी? और स्किन ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? डायलेट, वेसोडाइलेशन। ये है क्वेश्चन कमाल का। विच प्रोसेस इज, आप जरा नोट करें प्यारे बच्चों, नॉट को उसने बोल्ड किया हुआ है। इनमें से कौन सा नेगेटिव फीडबैक कर नहीं है? डिक्रीज इन सराउंडिंग टेम्परेचर लीड टू डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। A decrease in surrounding temperature leads to a decrease in sweating. क्या ये नेगेटिव फीडबैक है? ठंड हो गई है, स्वेटिंग कम हो गया है, नेगेटिव फीडबैक है? यस। तो ये आंसर तो नहीं होगा ना, तो इसको क्रॉस लगा देता हूँ। A decrease in surrounding temperature lead to decrease in blood flow through the skin surface. ठंड हो गई है, क्या ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज होगा। A decrease in the surrounding temperature leads to shivering. नेगेटिव फीडबैक है। अब ए और सी में से बताएं आंसर क्या है? ए आंसर, क्योंकि ए नेगेटिव फीडबैक नहीं हो रहा। रेस्पिरेशन रेट इज समथिंग एल्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है? और डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए रेस्पिरेशन रेट, ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। सो दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, सो ए इज द आंसर। सी भी रिजल्ट है नेगेटिव फीडबैक का। बाहर ठंड हो रही है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ठीक है। Which of these correct statements describe control by negative feedback? इनमें से कौन सी नेगेटिव फीडबैक को शो कर रही है? बताएं। बताइए जी। बॉडी में इंजरी हो गई है, प्लेटलेट्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि चलो जी प्लेटलेट्स और ज्यादा आ जाएं, रिलीज हो जाएं। ये नेगेटिव फीडबैक नहीं है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। During the menstrual cycle, luteinizing hormone stimulates the release of estrogen, which in turn stimulates the release of more luteinizing hormone. ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसमें चीजें फर्दर वर्स होती चली जाएं। पॉजिटिव फीडबैक की आपको कमाल एग्जांपल देता हूं। आपने किसी बंदे को जान से मारना है, आप उसको ऐसे कुर्सी पे बिठाएं और उसके चेहरे पे एक शॉपिंग बैग चढ़ा दें, इधर भी बांध दें, इधर भी बांध दें, इधर भी बांध दें, इधर भी बांध दें, शॉपिंग बैग चढ़ा दें, वो क्या करेगा? सफोकेट करेगा। वो क्या और तेज सांस लेगा या सांस लेना कम करेगा? और तेज सांस लेगा। वो और तेज सांस लेगा, उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और बढ़ता जाएगा। उसका फास्टर रेस्पिरेशन रेट एक करेक्टिव मैकेनिज्म था, लेकिन उसकी कंडीशन उसकी वजह से और वर्स होती चली जा रही है। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें कंडीशन एक से अगली से अगली से अगली खराब ही होती चली जाए, एक से दूसरी चीज बढ़ती ही चली जाए,
खराब नॉट इन एवरी केस खराब, ठीक है। अब ये जरा एग्जांपल्स देखिए। The onset of contraction during childbirth causes the release of a hormone which stimulates further contraction। जब बच्चा पैदा होना होता है, ठीक है, पहले हल्की सी एक पेन आती है, इंडिकेशन, फिर पेन का ड्यूरेशन कम होता है, गैप कम होता चला जाता है, ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है, एंड पर गैप खत्म हो जाता है और पेन ही पेन होती है, तो फर्दर पेन, ये भी पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। डी है, प्रेशर हाई हो गया, नर्व इंपल्सेस ब्रेन से आई और उन्होंने क्या किया, वेजल को डायलेट कराया और ब्लड प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस। ये है जिसमें चीजें टूवर्ड्स नॉर्मल वापस आ जाएं, वो होता है नेगेटिव फीडबैक। 5 सवाल और करेंगे फिर जाएंगे। नहीं बेटा, हमें एक्चुअली 50 मिनट्स पढ़ना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, पूरे 50 मिनट। अगर एयर का टेम्परेचर हाई हो जाए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, यानी गर्मी हो जाए, तो कौन सा प्रोसेस हीट लॉस को इंक्रीज कर सकता है? क्या शिवरिंग से हीट लॉस इंक्रीज होगा? नहीं। शिवरिंग से कौन सा हीट लॉस? शिवरिंग से तो हीट लॉस नहीं इंक्रीज होता है। क्या इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से होगा? क्या वैलोडाइलेशन से होगा? तो सी आंसर है बेटा। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, सॉल्व तो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके सामने खड़ा हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स? नर्व है, न्यूरॉन है। क्या ये कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है यहाँ? ये रिसेप्टर है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसको कुछ नहीं मिल रहा। टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर, हाँ ये कर सकता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है बेटे जी, वो भी करता है डिटेक्ट। Which part of the skin are involved in control of body temperature? Sweat gland करते हैं body temperature control, yes. Temperature receptor करते हैं, yes. Blood vessel करते हैं, yes. ए आंसर। अगर गर्मी हो जाए तो क्या होगा? आर्टेरियोल्स क्या करेंगे? डायलेट। स्वेट क्या होगा? आएगा, सी आंसर। Which process is responsible for maintaining a person's body temperature when they are too cold? क्या होगा? जब वो बहुत ठंडा फील कर रहे हैं तो कौन उसकी बॉडी टेम्परेचर? ये तो बड़ा ही बेतुका सा सवाल है ना। होम्योस्टैसिस तो एक जनरल टर्म है, कुछ भी नहीं एक्सप्लेनेशन। स्वेटिंग तो नहीं हो सकती, वो ठंडा फील कर रहे हैं, स्वेटिंग तो नहीं है। वैलोडाइलेशन नहीं हो सकती, वैलो कंस्ट्रिक्शन होगी। होम्योस्टैसिस तो एक जनरल टर्म है कि जाहिर है उसमें थर्मोरेगुलेशन होगी। नो, होम्योस्टैसिस इज द आंसर, बी आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स a section through a human skin in which part is mitosis occurring most rapidly? मैंने आपको बताया था ये। Which part of the skin has major role in insulating the human body? बताएं। फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू, ठीक है जी। खत्म हो गए। एक मिनट। ऑन अ हॉट डे हाउ डज द स्किन रिएक्ट टू लोअर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? क्या होगा? आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे हॉट डे पे? नहीं, डायलेट करेंगे, ठीक है जी, डायलेट होंगे। स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सॉरी सर, ये लो बेटा, ये लो, ठीक है। हेयर लाई फ्लैट अगेंस्ट द स्किन, डी आंसर। अल्लाह हाफिज बच्चों।